हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था यूपी बोर्ड कक्षा 10 रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रासायनिक समीकरण में हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण है क्या, रासायनिक समीकरण को कितने प्रकार से हल किया जा सकता है, इसको कैसे संतुलित किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इस लेसन के सिर्फ दो ही टॉपिक बचे हुए हैं, संचारण एवं विकृत गंध्यता। अब हम बात करेंगे संचारण की। संचारण है क्या, संचारण कहते किसे हैं, तो आइए देखते हैं। तो बच्चों हमने क्या बताया, जब धातु वायु या नमी के संपर्क में आ जाती है तो उस पर लाल रंग की परत जम जाती है, जिसे हम संचारण कहते हैं। तो संचारण क्या लिखेंगे बच्चों, जब धातु नमी या वायु के संपर्क में आ जाती है तो उस पर लाल रंग की कुछ परतें, कुछ लेयर जम जाती है, जिसे हम संचारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लग जाता है, वही चीज क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। तो बच्चों समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक विकृत गंधिता के बारे में बात करते हैं। विकृत गंधिता है क्या, इसके बारे में आइए हम विस्तार से पढ़ते हैं। विकृत गंधिता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रैंसिडनेस, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। विकृत गंधिता है क्या, तो चलो देखते हैं बच्चों। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता कहते किसे हैं, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल लेते हैं, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। क्या करते हैं हम लोग दैनिक जीवन में डेली करते हैं, जब कोई चिप्स या कोई नमकीन तेल में तलते हैं, उसको कुछ समय के लिए अगर घर में रख दिया जाता है तो हम क्या देखते हैं, उसका स्वाद एवं गंध दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है, विकृत गंधिता। क्या लिखेंगे बच्चों, जब तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल लेते हैं, जिसे हम विकृत गंधिता यानी कि रैंसिडनेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे इस लेसन के कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चन के बारे में। इस लेसन के बारे में आके देखते हैं। यहीं से इस लेसन का, सॉरी माफ करिएगा बच्चों, गलती हो गई। ये इस लेसन की लास्ट हेडिंग थी। अब हम बच्चों इस लेसन के कुछ सवाल कराएंगे, उसके बाद इस लेसन को समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेसन कार्बन और उसके यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं इस लेसन के कुछ सवाल। पहला क्वेश्चन है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर इसका रंग क्यों बदल जाता है। तो आइए हम बच्चों इस सवाल को करते हैं। जैसे पिछले जब हमने एक समीकरण संतुलित कराया था, देखते हैं। हमने ये समीकरण को संतुलित कराया था। इसमें क्या बताया था कि जो अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील वो क्या करते हैं, कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके स्थान से परिवर्तन कर देते हैं, उसके स्थान से हटा देते हैं, उसके स्थान पर खुद ये जाकर फिक्स हो जाते हैं। तो यही इस क्वेश्चन में यही कहा गया, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर इसका रंग क्यों बदल जाता है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं। बच्चों हम क्या देखते हैं कि आयरन कॉपर के तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए जब आयरन की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो क्या करता है, आयरन कॉपर का स्थान ग्रहण कर लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने के बाद वो उसका स्थान ले लेता है। इसी कारण से
इसका रंग बदल जाता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों कि Fe मतलब कि आयरन कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए जब आयरन की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है, विस्थापित करने के बाद वह उसका स्थान ले लेता है। इसी कारण से लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर इसका रंग बदल जाता है। नोट कर लेंगे बच्चों, नोट करिए। ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि रासायनिक समीकरण के कुछ समीकरण देंगे, उनको हम संतुलित करेंगे। संतुलित करने के बाद इस लेसन को क्लोज कर देंगे। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका सॉल्यूशन भेजेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, असंतुलित समीकरण को संतुलित करेंगे। सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक समीकरण है। अभी इस समीकरण को हमको पता करना है संतुलित है या असंतुलित। तो सबसे पहले परमाणु P में अभिकारक में फास्फोरस की परमाणु की संख्या कितनी है, 4, वहां पे कितनी है, 1। तो ये समीकरण असंतुलित है। अब असंतुलित समीकरण को हम संतुलित करेंगे। इसके लिए हमने आपको कुछ नियम बताया था। नियम क्या था कि पहले धातु को संतुलित करेंगे, फिर अधातु को संतुलित करेंगे, फिर ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन को संतुलित करने के बाद हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। लेकिन कुछ और बताया था हमने, क्या बताया था कि पहले धातु को संतुलित करेंगे, धातु को संतुलित करने के बाद अधातु को संतुलित करेंगे, अधातु को संतुलित करने के बाद फिर से धातु की ओर जाएंगे। धातु संतुलित है तो छोड़ देंगे, नहीं तो धातु को संतुलित करेंगे। यही सेम प्रोसेस जितने भी रूल हैं सब में यही अप्लाई होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, P4 P3। तो सबसे पहले किसको संतुलित करना है, फास्फोरस को संतुलित करने के लिए यहां क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फास्फोरस की संख्या कितनी हो गई, 4, उत्पाद में भी और अभिकारक में भी। तो फास्फोरस तो संतुलित हो गया। अब हम क्या किसको संतुलित करेंगे, अधातु को। अधातु देखते हैं संतुलित है कि नहीं। अधातु तो ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन में इधर अभिकारक में कितने परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन की, 10, 1, 11, उधर कितनी है, 4, 4 चौक 16, इधर 11 इधर 16। तो देखिए एक बात ध्यान रखना, कभी भी जब कोई समीकरण को संतुलित करें तो सबसे पहले जो विषम है उसको सम करते हैं। तो इधर क्या है, ये विषम है, विषम को सम करेंगे। सम करने के लिए क्या करेंगे, 4 तिहाई 12 हाइड्रोजन की संख्या यहां कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। 6 से कर देंगे। जब 6 से कर देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हुई, 10, 6 कम 6, 10 6 16, इधर कितनी है, 4, 4 चौक 16। यहां पे ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या बराबर हो गई। अब हमको क्या देखना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या इधर कितनी है, 6, 6 दूनी 12, इधर कितनी है, 4 तिहाई 12। अब ये समीकरण जो हुआ हमारा पूरी तरीके से संतुलित हो गया। नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए। अब एक बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण देखते हैं, संतुलित करते हैं समीकरण, समझ लीजिएगा बच्चों। देखिए H2Cl2 HCl, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे। क्रिया कराने के बाद क्या बनेगा, HCl। अब देखिए संतुलित है या असंतुलित, असंतुलित। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, यहां पे क्लोरीन की परमाणु संख्या 2, लेकिन उत्पाद में क्या है, 1 1 है। दोनों में क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा कर दिया जाएगा। बच्चों ये भी संतुलित हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे सारे वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले चैप्टर, इसके बाद हमारा लेक्चर आएगा कार्बन और उसके यौगिक, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।